अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। मैं आपके पास एक खास टॉपिक पर बात करने आई हूँ। मेरी रिसर्च का फोकस है अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। मैं आपके पास एक खास टॉपिक पर बात करने आई हूँ। मेरी रिसर्च का फोकस है बायोमैकेनिक्स और मैं इंसानी जिस्म को एक इंजीनियरिंग मावल की तरह देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा, खुश आमदीद। बिल्कुल, इंसानी जिस्म अल्लाह की अजीम तरीन निशानियों में से एक है। क्या टॉपिक है आपका? मैं इंसानी आँख पर गौर कर रही थी। बाहर से तो ये एक छोटा सा गोला है, लेकिन इसकी वर्किंग, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स माइंड बॉगलिंग। लेकिन फिर भी इसे अल्लाह की निशानी कहना मुझे थोड़ा पोएटिक लगता है। साइंटिफिक एविडेंस क्या है जो इस दावे को सपोर्ट करे? आपका सवाल बेहतर है फ़ातिमा। पोएटिक नहीं, प्रिसाइज है। आइए, हम इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या आप जानती हैं कि आपकी एक आंख कितने मेगापिक्सल्स के बराबर है, अगर हम उसे डिजिटल कैमरा से कंपेयर करें? मेगापिक्सेल्स? एक हाई एंड डीएसएलआर शायद 50-60 एमपी तक जाती है। इंसानी आंख शायद 100 एमपी के करीब। आपकी आंख फ़ातिमा तकरीबन 576 मेगापिक्सल्स के बराबर है। ये सिर्फ रेजोल्यूशन की बात है। क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि एक छोटा सा गोला इतनी डिटेल कैसे कैप्चर करता है? 576 मेगापिक्सेल्स? दैट्स अस्टॉनिशिंग। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। एक एवरेज कैमरा सेंसर से कई गुना ज्यादा। बिल्कुल, और ये सिर्फ शुरुआत है। आपकी आंख सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाती, ये हर लम्हे में लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करती है। हर सेकंड आपकी आंख तकरीबन 10 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक भेजती है। ये वो डेटा है जो आपके आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड, मतलब एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से भी ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और ये सब एक छोटी सी स्ट्रक्चर में। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है इस वंडर की। ये आंख सिर्फ देखने का आला नहीं फातिमा, ये एक विंडो टू द यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में अल्लाह की आयत निशानियां देखने का जरिया। ये तो वाकई में हैरत अंगेज है। मुझे लगता है कि मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम समझा था। लेकिन ये सब कैसे होता है? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म्स है? चलिए, फिर इसकी तह तक पहुंचते हैं। हम इसकी हर तह को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे हर हिस्सा दूसरे से इतनी परफेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ प्रोफेसर। आइए शुरू करते हैं रेटिना से, जो आंख के अंदर की सबसे अहम तह है। ये एक पतली सी शीट है, सिर्फ 0.5 मिलीमीटर्स मोटी, लेकिन इसमें 120 मिलियन रॉड्स और 6 मिलियन कोन्स होते हैं। रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं और कोन्स रंगों को पहचानने में। तो रॉड्स और कोन्स ही असल में लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। लेकिन इतनी छोटी जगह में इतने सारे सेल्स, और हर सेल अपना काम परफेक्टली कर रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सेल्स नहीं है फातिमा। हर रॉड सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। जब रोशनी इससे टकराती है तो ये एक केमिकल चेन रिएक्शन शुरू करता है। इस विजुअल साइकिल की डिस्कवरी पर 1967 में जॉर्ज वॉल्ट को नोबेल प्राइज मिला था। ये इतना सेंसिटिव है कि सिर्फ एक फोटॉन लाइट भी इसे ट्रिगर कर सकती है। एक सिंगल फोटोन? मतलब आंख की लो लाइट सेंसिटिविटी इनक्रेडिबल है। ये तो किसी भी नाइट विजन कैमरा से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपने सही कहा। एक हाई एंड नाइट विजन कैमरा भी इतनी लो लाइट कंडीशंस में इतनी डिटेल नहीं दे सकता। और फिर इसकी डायनामिक रेंज देखिए। आपकी आंख चांदनी रात से लेकर चमकते सूरज तक रोशनी के 10⁻10⁻1 के फर्क को एडजस्ट कर सकती है। कोई भी ह्यूमन मेड कैमरा, चाहे वो कितना ही एडवांस हो, इस रेंज के करीब भी नहीं आ सकता। 10⁻10⁻1? मतलब आंख एक ही वक्त में एक्सट्रीम डार्कनेस और एक्सट्रीम ब्राइटनेस में एडजस्ट कर सकती है। ये तो किसी भी HDR यानी हाई डायनामिक रेंज टेक्नोलॉजी को शर्मिंदा कर देगा। और सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी भी है, राइट? जी हाँ, रेटिना के पीछे एक रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम आरपीई लेयर होती है। ये लेयर फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, और सबसे अहम, हर रोज हजारों फोटो रिसेप्टर डिस्क्स को रीजनरेट करती है। आपकी आंख हर 10 दिन में अपनी लाइट सेंसिटिव मशीनरी को नया करती है। हमारी टेक्नोलॉजी में ऐसा सेल्फ रिपेयर सिस्टम कहाँ? ये तो कमाल है। हमारे कैमरास को तो जरा सी धूल या डैमेज भी हो जाए तो रिपेयर कराना मुश्किल हो जाता है। और ये सब एनर्जी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। आंख कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है? आपकी आंख एक वक्त में सिर्फ तकरीबन 10 मिलीवॉट्स पावर कंज्यूम करती है, जबकि एक हाई एंड डिजिटल कैमरा को चलाने के लिए कई वॉट्स की जरूरत होती है।
ये एनर्जी एफिशिएंसी भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस सिस्टम में ऑप्टिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, मटेरियल साइंस और सेल्फ रिपेयर सब कुछ इतनी परफेक्शन से डिजाइन किया गया है। ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस और कॉर्निया का क्या रोल है? लेंस की फोकस एडजस्टमेंट स्पीड भी तो अमेजिंग है। बिल्कुल, आपका लेंस सिर्फ 1/3 ऑफ अ सेकेंड में इन्फिनिटी से लेकर आपकी नाक के पास तक फोकस एडजस्ट कर सकता है। इसकी अकोमोडेशन पावर तकरीबन 15 डायोप्टर्स है, जो आपको मुख्तलिफ फासलों पर तेजी से फोकस करने की सलाहियत देती है। ये एक ऑटो फोकस सिस्टम है जो किसी भी ह्यूमन मेड लेंस से ज़्यादा तेज और स्मूथ है। और प्यूपिल, आपकी आंख का अपर्चर 2 mm से 8 mm तक एक्सपैंड हो सकता है, जो लाइट इनटेक को 16 गुना बदल देता है। ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हम इंसान अभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं। ये तो एक सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल इंजन है। हर कंपोनेंट एक दूसरे के लिए फाइन ट्यून्ड है। अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग हो या खराब हो तो पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। यही इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी है फातिमा। आँख के हर हिस्से को एक साथ मौजूद होना ज़रूरी है काम करने के लिए। एक अधूरी आँख का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो बोझ बन सकती है। इसकी फॉर्मेशन रैंडम चांस से ग्रेजुअल एवोल्यूशन के ज़रिए मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? क्या आप इसका मैथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलिए, पहले आपके कुछ कॉमन स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, फिर मैं उनका जवाब देता हूँ। ठीक है। एक आम आर्ग्यूमेंट ये है कि आंख बैड डिजाइन का निशाना है, जैसे कि रेटिना इन्वर्टेड है, मतलब फोटो रिसेप्टर्स लाइट से दूर हैं और ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स उसके सामने। इससे ब्लाइंड स्पॉट भी बनता है। एवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं कि ये एक फ्लॉ है जिसे एवोल्यूशन ने ठीक नहीं किया। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है फातिमा। बैड डिज़ाइन नहीं, ये ऑप्टिमल डिज़ाइन है। रेटिना का इन्वर्टेड होना दरअसल एक इंजीनियरिंग मावल है। फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट सप्लाई की ज़रूरत होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी तेज़ी से रिमूव करना होता है। ये सब काम आरपीई लेयर करती है जो इन्वर्टेड रेटिना के पीछे होती है। अगर रेटिना सीधी होती तो आरपीई लाइट को ब्लॉक कर देती या फिर फोटो रिसेप्टर्स को ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिलता। ये डिज़ाइन उनकी मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। ब्लाइंड स्पॉट भी इतना छोटा होता है कि दिमाग उसे खुद ब खुद फिल कर देता है, आपको उसका एहसास भी नहीं होता। ये पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। न्यूट्रिएंट सप्लाई और वेस्ट रिमूवल, तो ये फ्लॉ नहीं बल्कि एक फंक्शनल नेसेसिटी है। बिल्कुल। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आंख ग्रेजुअल एवोल्यूशन से बनी है। सिंपल लाइट सेंसिटिव सेल से शुरू होकर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आंख बनी। उनका कहना है कि हाफ एन आई भी फायदामंद हो सकता है। ये भी साइंटिफिक और मैथमेटिकल तौर पर गलत है। हाफ एन आई का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हो सकता है। आंख इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके कई हिस्से एक साथ मौजूद होने चाहिए ताकि ये काम कर सके। लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, विट्रियस ह्यूमर और ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स। अगर इनमें से कोई एक भी हिस्सा ना हो या ठीक से काम ना करे तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज जिसमें ये सारे पार्ट्स फंक्शनल ना हो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देगा। तो मतलब ग्रेजुअल एवोल्यूशन का मॉडल यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि हर स्टेप पर फंक्शनल एडवांटेज होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और तीसरा आर्ग्यूमेंट? तीसरा ये कहते हैं कि ये सब चांस से हुआ है, रैंडम म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन ने इसे बनाया है। यहाँ मैथमेटिक्स काम आती है फातिमा। हमारी आंख में तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा वर्किंग पार्ट्स हैं। अगर हम सिर्फ चंद अहम प्रोटीन्स की बात करें जो विजुअल साइकिल के लिए ज़रूरी हैं, उनकी रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आती है। साइंटिस्ट सर फ्रेड हॉयल ने कहा था कि लाइफ का चांस से बनना एक कबाड़ खाने में तूफान आने से बोइंग 747 का बन जाने जैसा है। आंख जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ये प्रोबेबिलिटी 1 in 10⁻120 से भी कम है। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरी कायनात में जितने एटम्स हैं उनकी तादाद भी इसके सामने कम है। इसे स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए डिजाइन की गई कॉम्प्लेक्सिटी है। 1 in 10⁻120? ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं। मतलब रैंडम चांस से आंख का बनना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये तो सीधा सीधा एक इंटेलिजेंट डिजाइनर की तरफ इशारा करता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हम इसे अल्लाह की निशानी कहते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं, ये एक साइन है, एक प्रूफ है एक अजीम खालिक की कुदरत, हिकमत और इल्म का।
ये सारी साइंटिफिक डिटेल सुनकर मेरा साइंटिफिक माइंड भी अब इस बात को कबूल कर रहा है कि इसके पीछे कोई अजीम कुदरत है। लेकिन कुरान इस बारे में क्या कहता है? क्या 1400 साल पहले भी लोग आंख की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते थे? कुरान एक ऐसी किताब है जो हर जमाने के लिए हिदायत है। जब कुरान नाजिल हुआ तब लोगों के पास आज की मॉडर्न साइंस नहीं थी, लेकिन कुरान ने उन्हें हमेशा गौर करने और निशानियों को देखने की दावत दी। अल्लाह ताला सूरह अन-नहल सूरा 16-78 में फरमाते हैं, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. यहाँ अल-अब्सार आंखें का जिक्र है और शुक्र करने का हुक्म, मतलब इस नेमत पर गौर करना और शुक्र करना जरूरी है। बिल्कुल। बसर अरबिक रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू सी, टू परसीव, इनसाइट। ये सिर्फ फिजिकल साइट नहीं बल्कि गहरी समझ और बसीरत भी है। इस वर्स में आंखों को आयात साइंस में से एक बनाया गया है। फिर सूरा अल मुल्क 67:3-4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. यहाँ भी बसर का जिक्र है और बार बार देखने का हुक्म। ये तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की दावत दे रहा है कि जितना गौर करोगे उतना ही परफेक्शन नजर आएगी और तुम्हारी आंखें उस परफेक्शन को समझने में थक जाएंगी। ये वर्स हमें सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि हर चीज में अल्लाह की खल्क और हिकमत को देखने की दावत देता है, और आंख खुद उस हिकमत का सबसे बड़ा सबूत है। सूरह गाफिर 40:79-81 में अल्लाह फरमाते हैं, والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الأنعام أزواجا ويجعلكم فيه ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. आयात का जिक्र, हमारी आंख, हमारी अपनी क्रिएशन, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं जिन पर गौर करना हमारा फर्ज है। और सूरा फुस्सिलत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनकी अपनी ज़ातों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि ये कुरान हक है। आँख हमारी अपनी ज़ात में एक अजीम निशानी है फातिमा। ये कुरान की हक्कानियत का भी सबूत है। सुभान अल्लाह, 1400 साल पहले ये बातें कहना और आज मॉडर्न साइंस इनकी तस्दीक कर रही है। ये तो सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते, ये तो वाकई में अल्लाह का कलाम है। प्रोफेसर अहमद, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक गहरा बदलाव लाया है। मैं हमेशा साइंस को फैक्ट्स और फिगर्स की रोशनी में देखती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि वो फैक्ट्स और फिगर्स किस तरह ईमान की तरफ ले जा सकते हैं। मेरी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब इंटेलेक्चुअल ऑ में बदल चुकी है और उस ऑ से एक रूहानी सुकून मिल रहा है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है फातिमा। जब इंसान अल्लाह की तख्लीक में गौर करता है तो उसकी तौहीद, अल्लाह की वादानियत पर यकीन और मजबूत होता है। हर चीज़, हर सेल, हर प्रोटीन एक ही खालिक की तरफ इशारा करता है जो हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की निशानियां देखने और उस पर गौर करने के लिए हैं। और इस ज्ञान का हम पर क्या असर होना चाहिए? इस ज्ञान का असर ये होना चाहिए कि आपका ईमान मजबूत हो और उस मजबूत ईमान से आप एहसान यानी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें। अपनी आँखों का इस्तेमाल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अच्छी चीज़ें देखें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की कुदरत में गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ऐसी बेनज़ीर नेमत से नवाजा है। हर दिन जब आप आँखें खोलती हैं तो ये याद करें कि आपको कितनी अजीम नेमत दी गई है। जी प्रोफेसर, अब मैं अपनी आँखों को सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं समझूंगी, बल्कि अल्लाह की एक अजीम निशानी, एक आयत समझूंगी और इस पर गौर करना, शुक्र करना और इसे अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो असल मकसद है इल्म का, कि वो इंसान को अल्लाह के करीब ले आए। हर नज़र, हर मंजर अब आपके लिए अल्लाह की अजमत का पैगाम बन जाएगा। जब आप इस दुनिया की खूबसूरती देखेंगी तो दिल से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा
और यही असल इबादत है।